हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2025 में रिलीज हुई फैंटेसी हॉरर मूवी आर.एल. स्टाइन्स पंपकिन हेड का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं जेम गैरर्ड। ये आर.एल. स्टाइन की एक शॉर्ट स्टोरी पे बनाई गई है, जो स्टोरी 1999 की एंथोलॉजी बुक नाइटमेयर आवर में फीचर हुई थी। और आर.एल. स्टाइन वही है जिनके गूज़बम्प्स और फियर स्ट्रीट सीरीज बहुत फेमस है। अब ये मूवी हिंदी में भी आ चुकी है अमेज़ॉन प्राइम पर। वैसे रिलीज हुई थी पिछले साल अक्टूबर में। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। चांदनी रात में एक बच्चा हरे भरे मैदान पे हाफते हुए भागा जा रहा था, क्योंकि उसके पीछे लगा हुआ था एक खतरनाक स्केरक्रो। बच्चे ने बड़ी बड़ी घास के पीछे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर स्केरक्रो ने उसे दबोच ही लिया। ये था मूवी का इंट्रो। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जो न्यूयॉर्क जैसी बड़ी सिटी छोड़कर रेड हेवन नाम के एक छोटे से टाउन में शिफ्ट हुए हैं, जिस टाउन में फसल कभी खत्म नहीं होती। फैमिली में है कैसी, उसका बड़ा बेटा फिन और छोटा बेटा सैम। डैड की डेथ हो गई, इसलिए सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए इस टाउन में आए हैं। सैम जो है वो डैड के गुजर जाने के बाद से ज्यादा बोलता नहीं है, ना किसी से घुलता मिलता है, इवन अपनी माँ और भाई से भी नहीं। कैसी और फिन पहले से ही क्लोज थे, इसलिए वो अब भी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और उन्हें देखकर सैम को ऐसा लगता है कि वो दोनों सैम को पूछते नहीं। सैम अपने डैड से क्लोज था, और डैड के जाने के बाद अब उसे लगने लगा है कि वो इस फैमिली का हिस्सा रहा नहीं। उसे अपनापन लगता नहीं कहीं भी, इसलिए हर टाइम रोड रहता है। वो तीनों अपने नए घर पहुंचे तो वहीं पे उन्हें टाउन का शेरिफ मिल गया, शेरिफ बकली, जिसका घर साथ वाला ही है। शेरिफ ने उनका वेलकम किया और उन्हें अपनी बेटी बेका से भी मिलवाया, जो कि सैम के साथ दोस्ती करना चाह रही थी, पर सैम ने उसे भी रूड रिस्पॉन्स देकर साइड कर दिया। शेरिफ ने उन तीनों को आज हो रहे हार्वेस्ट फेस्टिवल में इन्वाइट किया, जो हो रहा है टाउन के फार्मर मिस्टर पामर के फार्मलैंड पर। सैम तो जाना नहीं चाहता था, फिर भी फिन ने उसे किसी तरह मना लिया। तीनों उस फेस्टिवल में पहुंचते हैं तो एकदम ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां पे दुनिया भर की हरी भरी सब्जियां और ताजे फल रखे हुए थे, जो सब के सब मिस्टर पामर ने उगाए अपनी जमीन पर। वहां पे लोग ऊपर वाले का शुक्रिया भी कर रहे थे उन सारी फसलों के लिए। और मेन बात यह है कि वो खतरनाक स्केरक्रो भी वहीं पे लटका हुआ था। कैसी और फिन तो सबके साथ घुल मिल गए, लेकिन सैम का हिसाब थोड़ा अलग था, इसलिए वो चला गया पीछे बान की तरफ। आसपास कोई नहीं था तो मौका देखकर बान के अंदर घुस गया, जहां पे उसे मिला एक सड़ा हुआ पंपकिन। जमीन के अंदर से कई सारी जड़ें और बेलें निकल रही थी, उन्हीं में से वो पंपकिन उग रहा था और बेलें फैली हुई थी पूरे बान में। सैम पास गया तो उस पंपकिन के अंदर उसे एक चेहरा दिखाई दिया चिल्लाते हुए। उसे लगा कि उसका वहम होगा, इसलिए फिर से पास जाने लगा, पर तभी उसे रोक दिया मिस्टर पामर ने। और सैम को पता चल रहा था कि असली रूडनेस क्या होती है। बस तभी वहां पे बेका आ गई और बहाने से सैम को बाहर ले गई, पामर की डांट से बचाते हुए। फिर पामर ने बान पे ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में रख ली, और सैम ने ये देख लिया। जैसा उसका खुराफाती दिमाग है, वो कुछ ना कुछ सोच ही रहा होगा। पर बेका ने उसे साफ शब्दों में समझा दिया कि पामर से दूर रहना। वो हर साल एक खास कद्दू उगाता है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उस कद्दू के पास जाए या फिर उसकी पूरी जमीन के पास। बेका बताती है कि आज का दिन टाउन के लोगों के लिए खास है। साल में एक बार आज ही के दिन पूरा टाउन यहाँ पे आता है पामर और उसकी जमीन का शुक्रिया अदा करने। यानी लोग ऊपर वाले का थैंक्स नहीं कर रहे, बल्कि नीचे वाली जमीन का कर रहे हैं। सैम को ये बहुत अजीब लगा कि बस एक फार्म ही तो है। तब बेका ने बताया कि 2003 में ये टाउन एकदम खत्म होने को था, क्योंकि यहाँ पे कुछ उगता ही नहीं था। फिर एक दिन पामर ने सब कुछ बदल दिया। अब वो हर साल इतनी फसल उगाता है कि पूरा टाउन उसकी फसल पे ही निर्भर है। फसल बाहर बेचकर टाउन में पैसा भी लाता है, यानी हर तरह से उसी ने टाउन को संभाला हुआ है, इसलिए लोग उसे गॉड का दर्जा देते हैं। इन बातों से सैम को बहुत अहम जानकारी भी मिल गई और बेका के साथ उसकी दोस्ती भी हो गई। वापस घर जाने का टाइम आया तो जाते हुए पामर ने उन्हें ढेर सारी सब्जियां गिफ्ट की, जिनके कैसी उसे पैसे दे रही थी। तो पामर बोला इसकी कोई जरूरत नहीं है, जमीन अपनों का ख्याल रखती है। अब थोड़ी मेन जानकारी यह है कि कल हैलोवीन है और परसों फिन 18 साल का हो जाएगा। जाते जाते कैसी और फिन फिर से बातों में अटक गए, और इतने में सैम ने देख लिया कि पामर अपनी जैकेट शेड में लटका के गया है, जिसमें बान की चाबी है। तो मौका देखकर सैम ने चुपचाप चाबी निकाली और वापस बान में जाकर उस कद्दू को उठाने लगा, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। तब सैम ने कुल्हाड़ी से काटकर उसे अलग किया, और अलग करते ही जैसे कोई चिल्लाने की आवाज आई, पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सैम उस कद्दू को उठाकर चल दिया। कैसी और फिन को उसने ये बताया कि ये कद्दू मिस्टर
पामर ने मुझे गिफ्ट किया है। सैम उस कद्दू को घर तो ले गया, लेकिन कुछ ही देर में वो बुरी तरह सड़ने लगा। उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, इसलिए सैम ने उसे बैग में डाल दिया। उसने फिन को बता दिया कि ये मैंने चोरी किया है पामर को सबक सिखाने के लिए। उसी टाइम फिन ने उसे समझाया कि इसे वापस करके आ, यहाँ के लोग इतनी अच्छाई दिखा रहे हैं, उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं। पर सैम फिन की बात कभी सुनता ही नहीं। वो खुद को बड़ा और फिन को छोटा मानता है क्योंकि फिन उसे वो स्पेस देता है। यहाँ भी सैम उल्टा फिन को ही सुनाने लगा तो फिन बिना बहस किए वहां से चला गया। इस बीच पामर ने देख लिया कि कद्दू गायब है और ये फाइंड आउट करके वो बस चिल्लाता रह गया। इधर कैजी ने पामर की दी हुई सब्जियां काट कर बढ़िया डिनर तैयार किया, जिसे खाने के लिए तीनों बैठे, पर सैम खा नहीं पाया क्योंकि पहली बहसबाजी हो गई और सैम को फिर से लगा कि ये दोनों बस अपनी चला रहे हैं, इसलिए वो गुस्से में उठ के वहां से चला गया। और तभी घर की डोरबेल बजी। आप सोच रहे होंगे पामर आया होगा, लेकिन उसके बजाय आया था शेरिफ। उसने कैसी को बड़े प्यार से बताया कि सैम ने मिस्टर पामर का खास कद्दू चुराया है, तो बेहतर यही होगा कि सैम खुद जाके वो कद्दू वापस करे। पूरा टाउन पामर को गॉड के बराबर समझता है, इस बात का ध्यान रखते हुए। ये सब सुनकर कैसी हैरान रह गई कि सैम ने ऐसा कुछ किया, पर फिन तो पहले से असलियत जान चुका था, इसलिए वो ऊपर गया सैम को समझाने। वो सैम के अकेलेपन को समझता था, इसलिए उसने इस बार भी प्यार से ही सैम को समझाया। उसके साथ थोड़ी देर गेम भी खेली ताकि उसे अच्छा लगे, जो कि उसे लगा भी, लेकिन बात मानने के लिए वो फिर भी तैयार नहीं था। फिन उसे बोल रहा था कि मैं भी तेरे साथ चलूंगा इस पंपकिन को वापस करने, पर सैम का ऐसा कोई विचार नहीं था, वो नहीं हिलने वाला। अब फिन को सैम का भी ख्याल था और अपनी माँ का भी, इसलिए वो खुद उस कद्दू को वापस करने चल दिया अपनी साइकिल लेकर। बाहन में जाकर कद्दू को वापस रख रहा था, तभी एकदम से उसके होश उड़ गए क्योंकि बैग में कद्दू था ही नहीं, बल्कि उस बच्चे का कटा हुआ सर था, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था स्केरक्रो से बच के भागते हुए। फिर वहां से निकल पाता उससे पहले बेलों ने उसे जकड़ लिया और एक बेल घुस गई उसके मुंह के अंदर। यानी अब जो नया खास कद्दू उगेगा वो होगा फिन। अगली सुबह सैम की आंख खुली तो उसने देखा कि ना तो फिन घर में है और ना ही उसकी साइकिल बाहर है। ये बात सैम ने बेका को बताई कि कल रात फिन पाल्मर के फार्म पे गया था उसका खास कद्दू लौटाने, जिसे मैं चुरा कर लाया था। बेका बड़ी हैरान हुई क्योंकि बेका ने खास समझाया था सैम को कि पाल्मर से दूर रहना, फिर भी सैम ने ऐसा कांड कर दिया। उसने देख लिया कि बेका अब सुनाएगी, इसलिए साइकिल लेकर वहां से निकल लिया और सीधा पहुंचा फार्म पर, जहाँ पे फिन की साइकिल खड़ी थी स्केरक्रो के पास ही। फिर से बाहन की तरफ जाने लगा, पर इस बार पाल्मर पहले से तैयार खड़ा था हाथ में शॉटगन लेकर। उसने दूर से ही सैम को वापस भेज दिया, पर जाते हुए सैम ने यह नहीं देखा कि स्केरक्रो अपनी जगह से गायब हो चुका था। वापस पहुंचकर सैम ने अपनी माँ को बताया कि फिन गायब है। शेरिफ भी वहीं पे खड़ा था तो उसे भी बुला लिया, पर यहाँ पे वो हुआ जिसके बाद सैम का सर चकरा गया। माँ ने पूछा, कौन फिन? क्या कोई नया दोस्त है? माँ को पता ही नहीं था कि फिन कौन है। वो कह रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है और वो तुम हो। वो पूरी तरह फिन को भुला चुकी और सेम हाल शेरिफ का था। तो सैम जल्दी से घर में जाकर अपनी फैमिली फोटो लेकर आया जिसमें वो तीनों थे, लेकिन जैसे ही माँ ने वो फोटो पकड़ी उसमें से फिन गायब हो गया, जैसे उसका कोई वजूद था ही नहीं कभी। उनके रिएक्शन देखकर सैम पागल हुआ जा रहा था। तब एक बार फिर बेका बीच में आई और सैम को वहां से साइड में ले गई क्योंकि बेका जानती थी कि क्या हो रहा है। वो फिन को नहीं भूली थी क्योंकि वो भी सैम की तरह बच्ची है। उसने सैम को बताया कि तुम्हारा भाई पामर के कब्जे में है और तुम अपनी आवाज धीमी रखो वरना तुम भी गायब हो जाओगे। बेका बताती है कि इस टाउन में हर साल बच्चे गायब होते हैं और ये बात इस टाउन का हर बच्चा जानता है, लेकिन बड़े नहीं जानते। कुछ साल पहले बेका की क्लास की एक लड़की अचानक से गायब हो गई थी, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि उसके गायब होते पूरा टाउन उसे भूल गया। उसकी खुद की फैमिली भी। सिर्फ उसकी बड़ी बहन ने उसे याद रखा, लेकिन 18 साल की होते ही वो भी भूल गई। जो भी बच्चा गायब होता है सभी अडल्ट उसे भूल जाते हैं। सिर्फ बच्चों को याद रहता है जब तक वो खुद अडल्ट नहीं हो जाते। ऐसा कुछ इस टाउन में झोल है। बच्चे बड़ों को बताते हैं कि वो बच्चा गायब हो चुका है, लेकिन बड़ों की मेमोरी में से वो बच्चा गायब हो चुका होता है, इसलिए कोई यकीन ही नहीं करता। जैसे सैम की माँ भी नहीं कर रही जो कल इस टाउन में आई थी। पर सैम को इतना जरूर पता है कि उसकी हरकतें उसकी फैमिली पे भारी पड़ चुकी है, खासकर उसके भाई पे। उसे अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, लेकिन टाउन में ऐसा कोई भी नहीं जो उसकी मदद करे। हाँ, लेकिन टाउन से बाहर एक बंदा है जो कुछ कर सकता है। बेका उसे टाउन के बाहर जंगल में ले गई जहाँ पे कैंपर वैन में रहता है रस्टी। बेका ने रस्टी को कई साल पहले हार्वेस्ट फेस्टिवल में देखा था, जहाँ पे रस्टी ने पूरा सीन बना दिया था। रस्टी वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बच्चों को कह रहा था कि इस फार्म से दूर रहना, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। तब बेका के डैड ने रस्टी को धक्के मारकर वहां से निकाला था। ये बात बेका को याद थी, इसलिए सैम को रस्टी के पास लेकर आई। रस्टी ही बता सकता है कि खतरा क्या है। सैम ने उसे अपने हालात बताए तो उसने दोनों को बैठाकर अच्छे से पूरी बात बताई। उसने बताया कि सालों पहले ये टाउन बर्बाद हो गया था, यहाँ की मिट्टी बंजर हो गई थी, इसलिए कोई फसल होती नहीं थी, जिस वजह से लोग इस टाउन को छोड़कर चले गए। जो लोग रह गए थे वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। फिर एक दिन अचानक जमीन हरी भरी हो गई, फसलें उग गई, सर से भी
भी ऊंची, जो भी बोते वही उग जाता और पूरे साल उगता रहता, साल दर साल लगातार। लोगों को लगा कि ये कोई चमत्कार है, लेकिन असल में वो जमीन शापित हो गई। पामर ने उस जमीन पे एक डार्क इविल फोर्स को जगाया जो पूरे साल जमीन को उपजाऊ रखती है, लेकिन बदले में हर साल लेती है एक बच्चा। हर साल जमीन एक बच्चे को निगलती है, उसकी फसल ये टाउन खाता है और टाउन इस बात से अनजान है। गायब हुए बच्चों को पूरा टाउन इसलिए भूल जाता है क्योंकि पूरा टाउन उस शापित मिट्टी पे उगी हुई फसल खाता है। उस जमीन पे उगी हुई फसल खाने वालों के सामने उसका क्या वजूद रहेगा जिसे खुद जमीन ही खा गई। वो जमीन सबकी मेमोरी से उसे मिटा देती है। कल सैम की माँ ने भी पामर की दी हुई सब्जियां खाई थी, इसी वजह से वो भी फिन को भूल गई। जब तक उस जमीन का खाएगी, उस जमीन का खाया हुआ नहीं याद रख सकती, समझे। लेकिन बच्चों को सब याद रहता है क्योंकि जमीन इन्हें पका हुआ नहीं मानती। ये अभी भी बढ़ रहे हैं। जैसे ये पक जाएंगे यानी अडल्ट हो जाएंगे, जमीन इन पे भी असर दिखा देगी, इन्हें भी रेडी कर देगी, सेम जैसे फसल को करती है। पहले फसल का पोषण करती है, उस फसल से इनका पोषण होता है और इनसे जमीन का। बस फर्क ये है कि ये पका हुआ सामान खाते हैं और जमीन कच्चा, यानी अडल्ट्स को नहीं खाती, पर वो भी जमीन की ही फसल हो जाते हैं। यानी जमीन पहले अपना पोषण करती है बच्चा लेकर, उसके बाद कुछ देती है लगातार लेते रहने के लिए, और लोगों को लगता है कि दे रही है। और सवाल यह है कि रस्टी को सब कुछ कैसे याद है। ये भी तो अडल्ट है, फिर भूला क्यों नहीं? क्योंकि इसने आज तक उस जमीन पे उगा हुआ कुछ भी नहीं खाया। ये खाता है शहर से लाया हुआ कैंड फूड। रस्टी बताता है कि आज हैलोवीन है और आज रात के 12 बजते ही जमीन फिन को पूरी तरह निगल जाएगी, फिर उसका भी वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा और सैम ऐसा होने नहीं दे सकता। रस्टी बताता है कि पामर के पास एक खास किताब है जिसमें शायद फिन को बचाने का तरीका मिल जाए, लेकिन उस किताब तक जाना आसान नहीं होगा। फिर भी सैम और बेका तैयार हैं। थोड़ी मदद उनकी रस्टी ने कर दी पामर को फोन पे उलझाकर। उसने पामर के पास फोन किया और बातों में लगाकर उसे घर से दूर पहुंचा दिया। इस बीच सैम और बेका दोनों घर में घुस गए, लेकिन स्केरक्रो ने उन्हें जाते हुए देख लिया। बेका और सैम दोनों ही जेन अल्फा और हॉरर मूवीज के तगड़े फैन, इसलिए बेका ने प्लान बनाया अलग होने का। सैम को भेज दिया बान में, जहाँ पे उसके पीछे स्केरक्रो पड़ गया और खुद वो घर में भटक रही थी किताब के लिए, जो कि उसे ऊपर मिल गई, थोबड़ा नॉमिकॉन। जैसे किताब उठाई, पामर घर में वापस आ गया और उसके आते ही बेका से आवाज हो गई, जिस वजह से वो सीधा ऊपर चला गया। बेका ने उससे बच के भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। तब उसे बुक छोड़ के भागना पड़ा। बाहर स्केरक्रो ने सैम को दबोच लिया था और वो उसे निपटा ही रहा था कि तभी पीछे से रस्टी ने आकर स्केरक्रो का सर अलग कर दिया, जिससे वो मरा तो नहीं पर कुछ देर के लिए ढेर हो गया था। बस इतने में तीनों जान बचाकर वहां से भाग गए और कुछ इस तरह किताब उनके हाथ लग के भी हाथ नहीं लगी। पामर का कोई नुकसान नहीं हुआ, किताब भी उसके पास थी और खास कद्दू भी तैयार हो रहा था फिन को पचाकर। वो दिनों वापस रस्टी के अड्डे पर पहुंचे और वहां पे सैम और बेका ने रस्टी से बस एक सवाल किया कि पामर तुम्हें कैसे जानता है, क्योंकि पामर ने रस्टी को पहचान लिया था और बकायदा उसका नाम लेकर उसे पुकारा था। सैम और बेका उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगे। तब उसने बताया कि पामर मेरा बाप है और जो सबसे पहला बच्चा जमीन ने हजम किया था वो थी मेरी छोटी बहन लिली। लेकिन लिली को पामर ने भेंट नहीं किया था, वो तो जमीन उसे खा गई। वरना रस्टी का तो ये कहना है कि मेरा बाप मुझे ही भेंट करने वाला था, वो तो गलती से जमीन लिली को खा गई। यहाँ पे रस्टी उन्हें पूरी बात बताता है। जब रस्टी 17 साल का था तब पामर के हाथ वो किताब लगी थी। पामर का कहना था कि अब वो टाउन को बचा लेगा। पूरी रात उसने किताब के साथ खुद को बान में बंद रखा और जब वो सोने गया तब रस्टी चुपके से बान में पहुंचा देखने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। और जाके रस्टी देखता है कि जमीन में से जड़ों और बेलों का एक ढेर निकला हुआ था जो धड़क रहा था, यानी जिंदा था। उसी टाइम वहां पे लिली भी आ गई और उसके आते ही बेलों ने उसे जकड़ लिया। रस्टी उसे फ्री करने में जुट गया कि तभी पीछे से पामर आया और रस्टी के सर पे वार करके इसे बेहोश कर डाला। सुबह जब होश में आया तो देखा कि फार्म पूरी तरह बदल चुका था। जमीन एकदम हरी हो चुकी थी, जिसपे तरह तरह की फसलें उग गई थी, मानो रात रात में जमीन भी जिंदा हो गई। घर में गया तो देखा कि डैड बड़े मजे में जमीन पे उगा हुआ खाना खा रहे थे, जैसे उन्हें पहली बार कुछ खाने को मिला हो। किताब भी हाथ में पकड़ी हुई थी और बोल रहे थे कि ये तो चमत्कार हो गया। रस्टी ने उनसे पूछा कि लिली के साथ क्या हुआ और आपने मुझे मारा क्यों? तो डैड ने उल्टा सवाल पूछा, जिसे सुनते ही रस्टी हिल गया। डैड ने पूछा लिली कौन? अब फसल खा रहा है तो ऑब्वियसली जिस बच्चे को जमीन निगल गई उसे भूल गया, अपनी ही बच्ची को। रस्टी पूरे टाउन में लिली को ढूंढता रहा, लेकिन धीरे धीरे पूरे टाउन ने लिली को भुला दिया क्योंकि फसल उनकी प्लेट तक भी पहुंच चुकी थी। आखिर में रस्टी की बातों से पामर तंग आ गया। उसका कहना था कि रस्टी झूठी बातें बना के चमत्कार का अपमान कर रहा है, इसलिए रस्टी ने घर भी छोड़ दिया और टाउन भी। तब से जंगल में अकेला रह रहा है। ये सुनकर सैम और बेका गुस्सा हो गए कि तुम्हें ये सब इतने सालों से पता था, फिर भी तुमने हर साल बच्चों को मरने दिया। तब रस्टी ने बताया कि ऐसा नहीं है, मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी। मैं वापस गया था और किताब भी मेरे हाथ लग गई थी, लेकिन उस
स्केरक्रो ने मुझे पकड़ लिया था। वो मेरे अंदर भी अपना मौत का धुआं भर रहा था जिससे मेरी जान बच जाने वाली थी। तभी मेरे डैड ने हवा में गोली चला दी और उसने मुझे छोड़ दिया। उसी टाइम मैं वहां से भाग निकला और वापस कभी नहीं गया। आज गया था इतने टाइम बाद और रात को दोबारा जाएंगे तीनों 12 बजने से पहले फिन को बचाने और ये सब खत्म करने। सैम घर पहुंचा रात की तैयारी करने और वो ये देखकर हैरान था कि अब उसे अपनी माँ का पूरा टाइम मिल रहा था। फिन के जाते ही वो अपनी माँ का चहीता बन गया जो कि वो कब से चाह रहा था, इसलिए तो फिन से गुस्सा भी रहता था। अब उसे मौका मिल चुका है हमेशा अपनी माँ का चहेता बने रहने का, जो कि वो नहीं चाहता। बहाना बनाकर निकल गया फिन को बचाने, क्योंकि फिन भी तो यही करते हुए फंसा। बाहर बेका भी मिल गई पर साथ में शेरिफ भी, जिसके पास पामर की शिकायत आ चुकी थी, इसलिए उसने बेका को घर से बाहर जाने से मना कर दिया। तो दोनों घर में ही बैठकर मूवी देखने लगे ताकि कुछ सोचने का टाइम मिल जाए। और उधर रस्टी बच्चों के साथ टीम अप करके पछता रहा था। इसी बीच दो बच्चे घर के बाहर आ गए ट्रिक और ट्रीटिंग करने। तो बेका ने उनसे कैंडी का सौदा करके उन्हें अपनी जगह घर में बैठा दिया अपनी कॉस्ट्यूम्स पहनाकर, ताकि शेरिफ को शक न हो। और खुद वो दोनों पहुंच गए रस्टी के पास। फिर तीनों फार्म पे पहुंचे जहां पे पामर एकदम सचेत बैठा था। उसका ध्यान बटाने के लिए रस्टी ने थोड़ी दूर जाकर फायरवर्क्स जला दिए। पामर को सैम और बेका के ऊपर ही शक हुआ, इसलिए उसने शेरिफ के पास फोन करके पूछा कि तुम्हारी बेटी कहां पर है। शेरिफ ने बताया कि बेका तो यहीं पर है और साथ में सैम भी। तो पामर चल दिया उधर चेक करने और इतने में सैम और बेका घुस गए घर के अंदर। इस बार भी बेका ने सैम को अपने से अलग कर दिया ताकि ज्यादा एरिया सर्च हो सके, क्योंकि ऑब्वियसली इस बार किताब सेम जगह पे तो रखी हुई नहीं मिलेगी। बेका को उम्मीद थी कि मिल जाएगी पर नहीं मिली, इसलिए दोनों को एक होना पड़ा क्योंकि अब सिर्फ बेसमेंट चेक करना बचा था। उधर रस्टी ने पामर को डांट मार के बेहोश कर दिया और फिर उसके हाथ पैर बांध दिए ताकि वो बीच में दखल ना दे। इधर बच्चों को बेसमेंट में किताब तो मिल गई, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही खुले में पड़ी थी, जो कि सीधे सीधे एक ट्रैप था स्केरक्रो का। बुक उसने साइड कर दी और सैम को पकड़ लिया। फिर से किसी तरह दोनों उससे जान बचाकर ऊपर भागे और चालाकी दिखाते हुए उन्होंने स्केरक्रो का ही पागल बना दिया। किताब चाहिए थी इसलिए उन्हें वापस बेसमेंट में जाना ही था, जिसके लिए उन्होंने स्केरक्रो को बाहर आने दिया। स्केरक्रो उन्हें ढूंढ रहा था और वो दोनों उस पर नजर रख रहे थे। जैसे बेसमेंट का रास्ता साफ हुआ दोनों अंदर घुस गए। किताब तो उन्हें मिल गई, लेकिन अब स्केरक्रो भी नीचे आ रहा था। उससे बचने के लिए छुपना था और सामने पड़ा था एक डीप फ्रीजर। स्केरक्रो उल्टा पुल्टा होते हुए नीचे आया तो उसका ध्यान भी सीधा फ्रीजर के ही ऊपर पड़ा। बस इसीलिए तो वो दोनों फ्रीजर में नहीं छुपे, साइड में छुपे हुए थे। फिर से स्केरक्रो से एक कदम आगे चलते हुए उन दोनों ने स्केरक्रो को ही फ्रीजर में बंद कर दिया और बाहर से ताला भी मार दिया। फिर दोनों बान में पहुंचे जहां कद्दू के अंदर उन्हें फिन साफ दिखाई दे रहा था। उसे बचाने के लिए बेका ने किताब में से रिवर्सो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे श्राप खत्म होने लगा। और क्योंकि अब जमीन का असर खत्म हो रहा था, इसलिए लोगों की जो मिटी हुई मेमोरी थी वो भी वापस आने लगी। कैसी को अचानक से फिन याद आ गया। वो सीधा शेरिफ के घर गई सैम को बताने कि उसे फिन याद आ गया। और तब शेरिफ को पता चला कि सैम और बेका वहां पे है ही नहीं। वो समझ गया कि दोनों फार्म पे ही गए होंगे, इसलिए कैसी को वहीं पे छोड़कर वो भी फार्म के लिए निकल गया। और उधर स्केरक्रो भी फ्रीजर से निकल चुका था। पामर को भी लिली याद आ चुकी थी और वो अपने किए पर पछता रहा था। वो सर पकड़ के रो रहा था, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने लिली को भेंट किया, बल्कि रीजन कुछ और ही था, जिसे जानकर रस्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पामर ने लिली को सैक्रिफाइस ही नहीं किया, बल्कि आज तक एक भी बच्चे को नहीं किया। उस रात पामर ने किताब में से एक मंत्र पढ़ा था, जिस वजह से वो बेले धरती के अंदर से निकली थी। फिर पामर सोने चला गया था ये सोचकर कि सुबह तक कोई चमत्कार हो जाएगा और धरती हरी हो जाएगी, जो कि हुआ भी। लेकिन उसके लिए लिली की जान गई। ये पामर को आज एहसास हुआ जब वो जमीन के वश से बाहर निकला। असल में पामर इविल है ही नहीं, ये तो बस बहकावे में आ गया था असली इविल के, जो है शेरिफ। शेरिफ ने ही इसे वो किताब दी थी और शेरिफ को अच्छी तरह पता था कि उससे जमीन हरी हो जाएगी, लेकिन एक बच्चे के बदले, वो भी पामर का ही बच्चा जाएगा। ये भी शेरिफ को पता था, पर उसने पामर को कुछ नहीं बताया। उसके कहे अनुसार पामर ने किताब पढ़ी बान में और फिर सोने चला गया, पर शेरिफ खुद उस पर नजर रखे हुए था। जैसे बेलो ने लिली को जकड़ा और रस्टी उसे बचाने लगा, तब पीछे से शेरिफ ने आकर रस्टी को बेहोश किया था, ना कि पामर ने। पामर तो सो रहा था और सुबह जब उठा तो फसल उगी देखकर खाने बैठ गया और खाते ही लिली को भुला बैठा। बाकी सारा काम कर दिया था शेरिफ ने फसल को पूरे टाउन में बांटकर। अब तक रस्टी इतनी बड़ी गलतफहमी में था कि उसका बाप एक दरिंदा है, जबकि उसने एक भी बच्चे का नुकसान नहीं किया। हर साल सभी बच्चे शेरिफ ने सैक्रिफाइस किए और पामर समझता रहा कि ये जमीन हर साल बस ऐसी एक खास कद्दू उगाती है जिसे संभाल के रखना होता है। सच्चाई पता चलते रस्टी बान की तरफ भागा, क्योंकि बच्चों की जान को खतरा था। शेरिफ बान में पहुंच चुका था और जाते उसने बेका को हथकड़ी लगा के साइड में बांध दिया ताकि उसका किया कोई मिटा ना सके। फिन बेलो के बीच से निकल चुका था तो सैम उसे संभाल रहा था और बेले किताब को लपेट रही थी ताकि मंत्र पूरा ना हो सके। इस बीच शेरिफ ने किताब उठाकर सैम को ही भेंट कर दिया तो बेले उसे ले जाने लगी। अपने डैड की असलियत देखकर बेका का दिल टूट चुका था, पर शेरिफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बड़ी होते ही बेका भी सब कुछ भूल जाएगी। शेरिफ ने मंत्र पढ़ना शुरू कर
कर दिया तब फिन ने उठकर उसे रोका। रस्टी भी आ चुका था लेकिन उसे स्केरक्रो ने बाहर ही पकड़ लिया, जो कि जमीन का रक्षक है। एटलीस्ट पामर को तो यही लगता था आज तक। पर अब भ्रम से बाहर निकल के पामर ने हवा में गोली नहीं चलाई, इस बार स्केरक्रो के सर में गोली मारी, लेकिन उसका कुछ बिगड़ा नहीं। उल्टा उसने ही पामर को दूर फेंक दिया और उसके अंदर अपना काला धुआं भरने लगा। इस बीच किताब बेका के हाथ लग चुकी थी और उसने जल्दी से रिवर्सो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया ताकि सैम की जान बच जाए। फिन ने बेका को फ्री कर दिया और सैम को भी बेलों से छुटकारा मिलने लगा था। उसी टाइम वहां पे कैसी पहुंच गई तो स्केरक्रो उसके ऊपर झपटा। माँ की चीख सुनकर सैम ने फिन को बोला कि मॉम को बचाओ, मैं तो बस फ्री हो ही गया। तो फिन जल्दी से बाहर निकला और रस्टी, कैसी और फिन तीनों ने स्केरक्रो को घेर लिया, लेकिन इतने में 12 बज चुके थे। बेगा ने देखा कि 1 सेकंड ऊपर हो चुका है तो उसने जल्दी से मंत्र पूरा किया, जिसके बाद सैम पूरी तरह फ्री हो गया। फसल पूरी सूख गई, मिट्टी फिर से बंजर हो गई, स्केरक्रो भी ढेर हो गया और बेले जाने लगी वापस अंदर, पर जाते जाते किताब भी ले गई। बेका ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी माँ के साथ रहेगी। रस्टी अपने डैड को देख रहा था जो शायद मर चुके थे और उसे इस बात का दुख था कि वो हमेशा उन्हें गलत समझता रहा। पर सैम अपनी फैमिली को सही सलामत देखकर खुश था। बड़े दिनों बाद वो हंसते मुस्कुराते हुए अपनी माँ और भाई के पास गया और उनके गले लगना चाह रहा था, लेकिन उन दोनों ने सैम को पहचाना ही नहीं, क्योंकि सैम को फ्री होने में देर हो गई। 12 बजे तक भी इसे बेलों ने जकड़ा हुआ था, जिस वजह से इसका वजूद मिट चुका है। सभी अडल्ट इसे भुला चुके और आज फिन का जन्मदिन है, वो भी अडल्ट हो चुका है, इसलिए उसने भी भुला दिया। ये जानकर सैम जल्दी से वापस बान में भागा उस किताब को ढूंढने, लेकिन वो कब की जा चुकी। साथ ही माँ और भाई भी उसे छोड़ के चले गए। अब सैम को भी रस्टी वाली जिंदगी जीनी होगी और बेका भी अब उन्हीं में से एक है। तीनों वहीं पे बैठे रह गए और इसी के साथ ही मूवी हो गई एंड। तो मूवी ये अच्छी है, मज़ेदार है, स्पेशली उनके लिए जो लोग गूज बम्स टाइप चीज़ें देखना पसंद करते हैं। कहानी भी अच्छी है और टू द पॉइंट चलती है, इधर उधर नहीं भटकती, बल्कि रिवील भी कई सारे दे देती है बहुत कम टाइम में। इसके कैरेक्टर्स भी ऐसे हैं जो हमें खुद से जोड़ लेते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसका सीक्वल भी बन रहा है, उसमें हम शायद सैम, बेका और रस्टी को फिर से देख पाएं। टीन हॉरर मूवी के हिसाब से ये बहुत सही है। मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं थी फियर स्ट्रीट प्रॉम क्वीन की वजह से, लेकिन ये उससे तो अच्छी निकली। मैं इसका सीक्वल जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि एक चीज है जो अभी सेंस नहीं बना रही। सैम की माँ और भाई उसे क्यों भूल गए? जमीन का असर भी खत्म हो गया, फसल का असर भी खत्म हो गया, टाउन के सभी लोग सेंसेस में आ गए, फिर वो दोनों क्यों भूल गए? शेरिफ ने सैम के ऊपर दोबारा मंत्र पड़ा था, वो तो ठीक है, लेकिन बेका ने रिवर्स तो कर दिया। बेले भी जा चुकी हैं, उनका असर भी जा चुका है, फिर भूलने के पीछे रीजन क्या है वो जाने बिना मुझे चैन नहीं आएगा। 12 बजे के बाद मंत्र पूरा हुआ, इसलिए सैम शापित रह गया, वो भी मान लिया। पर जब उसकी माँ और भाई ही शापित नहीं रहे, टाउन ही शापित नहीं रहा, तो फिर ये भूलने वाला लॉजिक कैसे काम कर रहा है वो मुझे समझ नहीं आया। क्या शेरिफ के दोबारा बुक पढ़ने से कुछ हुआ, या फिर बनाने वाले ने एक जेन्युइन मिस्टेक कर दी? ये तो देखना पड़ेगा। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो। जिसने गूज़बम्प सीरीज देखी है, खासकर वो। आजकल बच्चे पता नहीं क्या क्या हॉरर मूवी सर्च करके देख रहे हैं, उन्हें ऐसी मूवीज देखनी चाहिए जिनमें एडवेंचर भी हो, कोई मिस्ट्री हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, इमोशंस भी हो और कोई सीख भी हो। ये मूवीज बच्चों के लिए ही बनती हैं, पर मजे लेते हैं हमारे जैसे। बच्चे ढूंढ रहे हैं ह्यूमन सेंटीपीड। खैर सीक्वल जब भी आएगा उसकी भी वीडियो पक्का मिलेगी। और गाइस वीडियो ऑन डिमांड में बैक रूम सिलेक्ट हुई है, उसी पे सबसे ज्यादा वोट थे, तो उस पे वीडियो बन रही है और बोनस वीडियो भी बन रही है बैक रूम सीरीज पे। दोनों वीडियोस आ रही हैं, बस उन पे टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो डाल दी दिन के दिन। बैक रूम्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, पहले मैंने पूरा इंटरनेट छाना, पूरी रिसर्च की, उसके बाद ये जो सीरीज वाला काम है ये मेरे लिए नया है, वो आप वीडियो देख के समझ जाओगे कैसे बनाई। तो इसलिए गैप बहुत हो गया और कुछ संकट भी हैं जो मेरा पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए भी। पर दोनों वीडियोस आ रही हैं, कोई चिंता मत करो, वीडियो बस डाल दिया एज फिलर। तो मैं आपसे जल्दी मिलूंगा बैक रूम्स के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।